बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रायसा के डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर दो तीन बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले कि जनरल बाजवा साबिका आर्मी चीफ साहब को किस तरह शर्मिंदगी उठानी पड़ी एक शादी के अंदर, उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। नंबर टू, झूठ के कभी पैर नहीं होते। आप आज झूठ बोलें, 2 दिन में, हफ्ते में, महीने में, साल में पकड़ा जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों से आईएमएफ को लेकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला था और वो बेचारों का 48 घंटे बाद ही पकड़ा गया। नंबर थ्री, इदारे ए पोलिटिकल हो गए में, सियासी जमातें अपने मामला खुद सॉर्ट आउट करें। तो मोनस इलाही साहब और उनकी चौधरी खानदान के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनके ऊपर बात करेंगे आज के व्लॉग के अंदर। आगाज करते हैं बाजवा साहब से। आपको याद होगा बाजवा साहब बार बार कहते रहे कि मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा, मैं गुमनाम हो जाऊंगा। लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि वो जितनी भी गुमनाम होना चाहें या जितनी भी वो लॉस्ट इन द वर्ल्ड होना चाहें, लोग उनको गुमनाम नहीं रहने देते। एक दिन पहले साबिका डीजी आईएसआई और कोर कमांडर जनरल फैज अमीद साहब की साहबजादी की शादी थी। उसके ऊपर ऑफकोर्स बहुत बड़े बड़े जर्नैल और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। जनरल बाजवा साहब भी वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले तो एक इंप्रेशन जाहिर कर दीजिए, जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि जनरल बाजवा को और जनरल फैज को लेकर इनकी कोई टसल चल रही है, कोई इनकी लड़ाई थी आपस में, कुछ नहीं था। इदारा था, इदारे की एक पॉलिसी थी और उस पॉलिसी में फौज के सरबराह जनरल बाजवा थे और फैज हमीद साहब, ये बाकी से जो लोग थे, ये उनके सबॉर्डिनेट थे, उनके अंडर काम करते थे। पहले तो ये जाहिर कर दीजिए कि इनका कोई फड्डा था आपस में एंड ऑल दैट। आगे चलकर एक खबर मैंने पढ़ी इमरान मीर साहब की, मुझे बड़ी शर्मिंदगी और दुख हुआ, यकीन मानिए। शर्मिंदगी इसलिए हुई कि जिन लोगों के ऊपर आपने हुकूमत की हो, जिन लोगों के ऊपर आप अफसर रहे हों, वो बहुत सारे अफसरान जो आपके जूनियर थे, वो शादी पर मदऊ हों। तो ऑफकोर्स माजी में हमने ये देखा है कि जहां पर कोई सीनियर ऑफिसर या सीनियर सियासतदान भी होते हैं, तो बाकी सियासतदान जाते हैं, बाकी अफसरान जाते हैं, मिलते हैं। कुछ शादियां, आपको पता है, सोशलाइजिंग का तरीका है पाकिस्तान के अंदर अब तो जनरल बाजवा भी जनरल फैज हमीद साहब की बेटी की शादी के ऊपर मदऊ थे, बाकी लोगों की तरह। साहिर शमशाद साहब भी वहां पर थे और गालिबन अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान में होते तो शायद वो भी इस शादी में मौजूद होते, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल शादी थी, बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो इस शादी में मदऊ थे। इमरान मीर साहब की मैंने खबर पढ़ी तो यकीन मानिए मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि कभी कभार इंसान इस तरह की गलतियां सरजद कर बैठता है या कुछ एक्शन इस किस्म के कर बैठता है, गलती ना भी हो, कुछ एक्शन इस किस्म के कर बैठता है कि इंसान मुआशरे में अपनी इज्जत खो बैठता है। जनरल बाजवा के साथ भी कुछ इसी किस्म का हुआ इस शादी के अंदर, बकौल इमरान मीर साहब के, कि जहां पर बहुत बड़े बड़े अफसरान और फौज के आला अफसरान मौजूद थे, ज्यादातर लोग जनरल बाजवा को अवॉइड करते रहे इस शादी के अंदर। जी हाँ, साबिका आर्मी चीफ को, जिनको भी रिटायर हुए आई थिंक गालिबन 2 महीने के करीब वक्त हुआ है, उनको बाकी लोग जो थे, जो फौज के अफसरान, जो भी 2 महीने पहले तक उनके जूनियर्स थे, उनके अंडर काम करते रहे, उनके सबॉर्डिनेट काम करते रहे, उनका हुक्म मानते रहे, वो लोग जनरल बाजवा से मिलने से भी अवॉइड करते रहे। इमरान मीर साहब जो गालिबन शादी के अंदर मौजूद होंगे, इमरान मीर साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस स्पेसिफिक बीट को लेकर, फौज को लेकर, इमरान मीर साहब की खबरें बिल्कुल ठीक होती हैं और बड़े अच्छे कनेक्शन है उनके। साहिर शमशाद साहब से दोस्ती है, ये वो, उनके अच्छे कनेक्शन है इमरान मीर साहब के, बहुत सीनियर साथी हैं हमारे। इमरान मीर साहब कहते हैं कि जो उन्होंने वहां पर विटनेस किया है, जो नोटिस किया, कि बहुत सीनियर लोग जो थे वो जनरल बाजवा को अवॉइड करते रहे। इवन जूनियर्स जो थे वो भी हाथ मिलाने से कतराते रहे, गुरेज करते रहे कि चले बाजवा साहब को देख लिया तो आप ऊपर से गुजर जाए, राइट लेफ्ट भी होकर गुजर जाए, जनरल बाजवा से ना मिलना पड़े। सो ये नदामत जो है, पता नहीं ये किस अमल की का रिएक्शन है। इस पे मुझे याद आती है आदिल राजा की खबरें कि फौज के अंदर बहुत सारे अफसरान हैं जो जनरल बाजवा की पॉलिसीज के मुखालिफ हैं एंड ऑल दैट। सो उनकी को तकवीत मिलती है उस मौकफ को, इस शादी के सारे इंसिडेंट से, कि जनरल बाजवा को लोग किस तरह वहां पर अवॉइड करते रहे। सो बज़ाहिर लगता यह है कि वाकई बाजवा साहब की फौज के अंदर कोई से जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बची और उनकी जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा नहीं बची। अब इसको आप कैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को रगड़ा देने की वजह से या पीडीएम को वापस इक़्तिदार में लाने की वजह से, वो मैं आप लोगों की इमेजिनेशन के ऊपर छोड़ देता हूँ। आप लोग उसके ऊपर खुद से सोचिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद बाजवा साहब। लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आता कि बाजवा साहब रिटायरमेंट के बाद भी कोई गुमनामी की जिंदगी पाकिस्तान के अंदर गुजार सकेंगे, इवन पाकिस्तान के बाहर भी चले जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बहुत गुमनामी की जिंदगी गुजार सकेंगे। अब अगली खबर पे आ जाते हैं कि जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ की हंडिया हमेशा बीच चौराहे टूटती है। और शहबाज शरीफ साहब इस काम को लेकर बेचारे बहुत ही इमेच्योर हैं कि उनकी हमेशा झूठ की हंडिया बीच चौराहे में आकर टूट जाती है। जुमे को एक इफ्तिताह पे खिताब कर रहे थे जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और फरमा रहे थे कि IMF की MD के उनको फ़ोन आए हैं और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के मसाइल के, हम किस किस्म के मुआशी मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उस स्पीच में
कॉल आने का जिक्र करना एंड ऑल दैट, इंप्रेशन ये बनाना चाहते थे शहबाज शरीफ साहब कि आईएमएफ के साथ एवरीथिंग इज गुड, हमारे मामला चल रहे हैं, बहुत जल्दी पाकिस्तान के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं इनका इंशाल्लाह सोल्यूशन ले लिया जाएगा। हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, पाकिस्तान के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नाजरीन एक ही चला आ रहा है, और वो यही है कि इधरों भीख मंग लो, इधरों मंग लो, सामने को मंग लो। मतलब ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਮਕ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਪਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੈਣ ਕੇ ਕਦੀ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ है, आर्मी चीफ इज इन सऊदिया एंड पीपल आर सेइंग कि जी कोई पैसों की गेम ही है, बेचारे को लेने गए हैं कि यार कुछ सानू दे दो, यूएई के पैसे आपने पहले देने हैं, सऊदिया के आपने पहले देने हैं, चाइना के आपने पहले देने हैं, जो आपके पास सिर्फ रखे हुए थे, और आपके रिजर्व जो है वो 4.6 से भी नीचे चले गए हैं। 3 हफ्ते के भी आपके इंपोर्ट बिल जो है वो इससे ज्यादा बन जाता है। ये आईएमएफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब इसके ऊपर आज आईएमएफ ने इस कॉल को के एमडी आईएमएफ ने कॉल की शहबाज शरीफ साहब को एंड मामला को आगे लेके चलने के लिए एंड ऑल दैट, जो इंप्रेशन शहबाज शरीफ साहब बनाना चाहते थे उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल आया है आईएमएफ का। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने कॉल की थी, ये झूठ बोल रहे हैं कि एमडी आईएमएफ ने कॉल की वजीर आजम पाकिस्तान को, ऐसा नहीं हुआ। सब वजीर आजम पाकिस्तान ने एमडी आईएमएफ को कॉल की थी एंड इन्होंने उल्टा बताया उसको। उसके आगे कुछ जुमले इस तरह के लिखे हुए हैं, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि भाईजान इस टाइम के अंदर सियासत से बाज नहीं आ रही, पाकिस्तानी रूलिंग पार्टी जो है शहबाज शरीफ साहब जो सियासत से इस वक्त भी बाज नहीं आ रहे कि जब इनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 4.6 बिलियन डॉलर से भी कम पड़े हुए हैं, और उसी के अंदर डिटेल लिखी हुई है कि 4.6 बिलियन डॉलर जो है आपका हार्डली 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल, यानी कि आपकी बरामदा जो आप बाहर से चीज़ें खरीदते हैं उसमें पेट्रोल है, डीजल है, और बाकी हर चीज़ जो इवन मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, तमाम चीज़ें जो मंगवाते हैं बाहर से दुनिया से पाकिस्तान के लिए, वो अगर हम मंगवाएं तो 3 हफ्ते के बिल है हमारे पास। मतलब 3 हफ्ते हम उनकी पेमेंट्स कर सकते हैं, 3 हफ्ते की खरीदारी के हमारे पास पैसे हैं। टेक्निकली पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट कर गया हुआ है। शबर जैदी साहब भी जो पिछले साल का कह रहे हैं वो तो कि पिछले साल के 2022 में उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था जब ये रिजीम चेंज एंड ऑल दैट हुआ, तो उन्होंने कहना स्टार्ट करा था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया हुआ है। सो बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ आपको गोश गुजार करना या आप तक ये खबर पहुंचाना मकसद ये था कि शहबाज शरीफ साहब को बेचारों को इंटरनेशनली एक बार फिर से नदामत का और बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। लेकिन वो बार बार इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर देते हैं कि मतलब लगे यार नहीं यार ठीक नहीं हो सकते। झूठ बोलने की आपको क्या जरूरत है? आप ये भी तो बात कर सकते हैं ना कि यार आई कॉल्ड हर, मैंने एमडी आईएमएफ को कॉल की है, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि यार प्लीज सिट विद अस, हमारे साथ बैठिए। और आईएमएफ की टोन बड़ी सख्त है, इस जो प्रेस रिलीज उनकी जानिब से बड़ी सख्त टोन है इस मामले में कि आपका और हमारा माजी का कोई इतना अच्छा वो ट्रस्ट लेवल नहीं है कि आप इस तरह की रंगबाजियां करते रहे, विल लेट यू गो कि जी हाँ हमने आपके पीछे पीछे आपको कर्जा देने के लिए नहीं, भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈਜਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਡੀ ਆਈਐਮਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने भी मतलब अजीब जी गल है सारी, जो सारे टेन्योर के लोग थे, बाजवा साहब हो जाए, उनको शादी में नदामत का सामना करना पड़ता है, और माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब को पूरी दुनिया के सामने नदामत का सामना करना पड़ा है, पता नहीं कर दे की पहन है। अब आ जाए तीसरा फाइनल खबर के ऊपर। कल मोनस इलाही साहब ने, मैंने एक वीलॉग के अंदर आपको खबर बताई कि जी उनके एक दोस्त हैं खान साहब, उनको कोई काले डालों ने उठा लिया, डाले हरकत में है अभी भी, और मोनस साहब ने उसके बाद उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ये दिया कि हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना, आप कुछ भी कर लें। मतलब डायरेक्ट उन्होंने काले डाले का इंप्रेशन पाकिस्तान में एजेंसियां लिया जाता है, तो डायरेक्ट वो एड्रेस कर रहे थे एजेंसीज को एट दैट टाइम, क्योंकि एफआईए ने तो इनकार कर दिया, कस्में खा ली कि हमारे पास बंदा नहीं है, आपका दोस्त हमारे पास नहीं है। तो मोनस इलाही साहब की गुफ्तगू से या उनकी इस रद्द-ए-अमल से हम सब ने इंप्रेशन ये लिया कि मोनस इलाही साहब जो है वो इदारों की एजेंसीज की बात कर रहे हैं कि आपने मेरे दोस्त को तो उठाया है प्रेशराइज करने के लिए मेरी ज़ात को कि मैं आईएमएफ पीडीएम के साथ चला जाऊँ, बट हमने काफ लीग ने पीडीएम के साथ नहीं मिलना। उससे भी बड़ी डेवलपमेंट उसके कुछ देर बाद आ जाती है। उससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये आती है कि मोनस इलाही साहब बताते हैं कि भाईजान उनकी बेगम, उनकी वालदा, इन लोगों के नाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए हैं। मतलब वो फ्लाई नहीं कर सकते पाकिस्तान, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट इज समथिंग डिफरेंट, और नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाल दिए और वो इस टाइम पे सफ़र नहीं कर सकते उनकी वालदा और उनकी बेगम। अब इससे अगली डेवलपमेंट ये है कि उनको लगता ये है कि इन डेज टू कम नेक्स्ट टारगेट जो है गवर्नमेंट का या किसी भी मुक्तदर लोगों का या जिनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोनस इलाही साहब, मोनस साहब को लगता ये है कि नेक्स्ट टारगेट जो है उनके वालिद सीएम पंजाब, मौजूदा सीएम पंजाब जो है परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब,
ये दो लोग टारगेट है फर्दर नो फ्लाई लिस्ट में डालने के लिए, ताकि ये लोग मूव ना कर सके, इनको प्रेशराइज किया जा सके, इनको ब्लैकमेल किया जा सके कि तहरीक इंसाफ को टाटा करें और पीडीएम के साथ जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की बात हो रही है पंजाब में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट, क्योंकि इस टाइम पे काफ लीग सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है। काफ लीग के बगैर दोनों में से कोई हुकूमत नहीं बना सकता, ना पीडीएम बना सकती है, ना तहरीक इंसाफ बना सकती है। नंबर गेम इतनी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान पंजाब के अंदर। सो मोनो सलाई साहब के बकौल के इस टाइम के ऊपर पूरी की पूरी जो जोर है मशीनरी का वो लग रहा है काफ लीग के ऊपर कि इनको टैकल किया जाए किसी भी तरह से और पंजाब की हुकूमत गिराई जाए, तहरीक इंसाफ को फारिग किया जाए, असम्बलीज बचा ली जाए, असम्बलीज डिजॉल्व असेंबलीज डिजॉल्व होने की तरफ ना जाए। अब इससे एंड में मैं सिर्फ एक इंटरव्यू मैंने रिसेंटली देखा, मैं उसको इसके सारी गेम के अंदर मैं सिर्फ रिलेट करना चाहूंगा। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि इमरान खान मकबूल जरूर हैं, काबिल कबूल नहीं। ही सेड इट इन वन सेंटेंस कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब इस टाइम पर पाकिस्तान में बहुत मकबूल लीडर है, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए मैं सवाल ये छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिएगा इसके ऊपर कि काबिल कबूल शहबाज शरीफ को होने से तो इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान को मानते हैं शहबाज शरीफ साहब के नहीं, जरदारी साहब भी उनको काबिल कबूल है, जरदारी साहब उनको कबूल करते हैं नहीं करते, इमरान खान को की फर्क, अपने घर बैठे जमान पर बैठा चिल कर रहे हैं। फर्क किन से पड़ता है काबिल कबूल, वो है स्टैब्लिशमेंट को सुहेल वड़ाई साहब के बकौल जब तक काबिल कबूल नहीं है इमरान खान साहब, गेम आगे नहीं चल सकती। और इसी के अंदर वो रेफरेंस देते हैं कि बेनजीर शहीद मकबूल तरीन लीडर थे अपने उस टाइम के अंदर, लेकिन उनको कॉम्प्रोमाइज करने पड़े थे, स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ा था इक़्तिदार में आने के लिए। और शायद इसी तरफ इशारा है सुहेल वड़ाई साहब का। और मैं थोड़ा सा सुहेल वड़ाई साहब के बारे में आपको बता दूं, सुहेल वड़ाई साहब उन सहाफ़ियों में से हैं कि जो मुक़्तदिर हलकों के करीब रहते हैं। ये ही इज दैट कनेक्टेड, इनके मामलात इतने लंबे चौड़े होते हैं, इनके हाथ सुहेल वड़ाई साहब के इतने लंबे चौड़े होते हैं। अब इन तीनों खबरों को मिलाकर एक लेवल पे ले आइए कि बाजवा साहब के साथ जो होता है शादियों के अंदर, जो रिसेंटली हुआ है कि लोग उनको अवॉइड करते हैं, मिलना भी पसंद नहीं करते, उसकी वजह क्या है? इमरान खान और उनकी डिजिटल मीडिया की टीम में एंड ऑल दैट, और जो पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव एंटी बाजवा साहब बनाया वो चल रहा है। आगे आ जाए आप तो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हो रहा है कि वो IMF उनको पूरी दुनिया के सामने जलील कर रहा है, या मतलब पशेमानी का या वो कह लीजिए नदामत का सबब बनती है उनकी स्टेटमेंट। तो उसके बाद भी उनकी मकबूलियत एंड ऑल दैट, उनके स्टेप्स जो हैं वो किस तरफ चले जाते हैं। मोहम्मद सलाई साहब को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है बकौल उनके, बट फिर भी वो इमरान खान के साथ खड़े में, कोई इसलिए तो नहीं खड़े हुए कि इमरान खान उनको बड़ा पसंद है, इसलिए खड़े में कि ही इज द पॉपुलर मोस्ट लीडर इन पाकिस्तान एट दिस मोमेंट, अपनी सियासत बचा रही है काफ लीग। अब इन तीनों खबरों को मिलाकर ले आइए सुहेल वड़ाई साहब की बात के ऊपर कि मकबूल है, मकबूलियत में कोई फर्क नहीं है, मकबूलियत के अंदर किसी को कोई दो राय नहीं है, काबिल कबूल नहीं। स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती बकौल उनके कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में वापस आए। इक़्तिदार में वापस आना है तो बेनज़ीर शहीद की तरह कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा, कुछ मामला तय होंगे, कुछ लो के मामला होंगे, कुछ रवैये तब्दील होंगे, कुछ स्टांस तब्दील होंगे, कुछ रिवर्स गियर लगेंगे। तो उसके बाद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ या उनके मामला आगे चलेंगे और इक़्तिदार में वापसी की कोई ना कोई सिचुएशन या कंडीशन या कोई सूरत हाल बन सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें, पाकिस्तानियों को दुआ में याद रखा करें, हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।